तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसी जो है उसकी आंसर की रिलीज़ की जा रही है। तो आज मैं आप लोगों से 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की रिलीज़ की गई है, और तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि किन किन प्रश्नों को इसमें गलत उत्तर हमें लग रहा है और हम इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन प्रश्नों पे हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख पा रहे हैं। ये 24 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी आंसर की यहाँ पे दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें यह आकृति दी गई है और इस आकृति में हम देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर A, B, C, D, जिसमें से आयोग ने जो आंसर दिया है उसको C ऑप्शन को बताया है, जबकि बहुत सारे लोगों ने दूसरी D ऑप्शन को सही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसमें हम ऑब्जेक्शन इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा ले लेते हैं कलर, और हम देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है इस आकृति में मान लेते हैं कि हम इसमें यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी लाइन यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से जो ए ऑप्शन है ये तो यहाँ का आ सकता है, बी ऑप्शन यहाँ आ सकता है, और डी ऑप्शन को हम ये बीच वाले पार्ट में रख सकते हैं। हालांकि लोगों ने इस में जो भी इस आकृति को उन्हें ऐसा लगा कि इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बीच में ये जो लाइन ये दी हुई है इस वजह से। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसमें से इस आकृति के हिसाब से ये जो है ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, जबकि ये डी यहाँ पे आ रहा है, जबकि ये नहीं आ सकता है, जबकि ये भी फिगर है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इसमें कोई हमें पैमाना तो बताया नहीं गया है कि इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो डी आकृति जो है इसमें हम इसको इस वजह से यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बीच वाली लाइन जो दी गई है ये इसमें कहीं भी ऐसा कुछ दर्शाया नहीं है, जबकि ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला फिगर भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये आप लोग अगर चाहें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के लिए आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। जैसा कि रीजनिंग के इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कुत्ता, अगर कुत्ता संबंधित है कैनल यानी कि कुत्ता जिस स्थान पे रहता है, किस जगह पे रखता है कुत्ते के घर को, उसको हम कैनल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है शेर, और शेर के घर को हम शेर मांद में भी रहता है, और अगर उसी मांद की हम बात करें इसका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में उसकी मीनिंग, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेन। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आयोग ने जो आंसर बताया है उसको बी ऑप्शन को बताया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मांद को भी आंसर टिक किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, बिल्कुल करिए ही। आप इसमें दर्ज क्या करना चाहते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर डी है आप इसको बता सकते हैं कि शेर जो है मान में भी रहता है, शेर जो है मांद में रहता है, उसी को हम इंग्लिश में डेन कहते हैं, लेकिन मांद भी इसी का ही डेन का ही अर्थ है। तो आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा रीजनिंग का है। जैसा कि इस रीजनिंग के क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, सब बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑप्शन बी को व्हाट इज हैपनिंग, ओके, तो बहुत सारे लोग इसमें जो है ऑप्शन बी को टिक किए। बहुत सारे लोगों ने इसमें 28 को लगाया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसलिए लगाया है आप लोगों ने कि इसमें 2 और 5 के बीच में हमें 3 का गैप दिख रहा है। किसका? 3 का गैप। और 5 से 10 के बीच में हमें 5 का गैप दिख रहा है, और इसके 10 से 17 के बीच में हमें 7 का।
यानी कि ये हमें इससे लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये हमारी ये अभाज्य संख्याओं का को इनमें जोड़ा गया है। यहाँ पे 2 से 5 के बीच में 3, 5 से 10 के बीच में 5 और 10 से 17 के बीच में 7। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? तो हम इसमें अगली अभाज्य संख्या, इसमें अगर हम 11 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 28। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। लेकिन आयोग ने जो इस प्रश्न में सही उत्तर दिया है, आयोग ने इसमें ए ऑप्शन, यानी कि ये जो 26 दिया हुआ है 26, इसको सही माना है। तो आयोग ने इसको इसलिए माना है क्योंकि ये 1 का वर्ग हो रहा है और उसमें 1 को जोड़ा जा रहा है। तो 1 का वर्ग अगर हम करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 2, और 2 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और 3 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 1 10। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 1, ये 17 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमारी क्या आएगी? 5 का वर्ग और 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस बात पे भी यहाँ पे आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 28 भी करेक्ट है। आप लोगों को अगर आयोग मानेगा तो आप लोगों को इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, जो लोगों के कम हो रहे हैं, जिससे आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी का है। ये क्वेश्चन हिंदी का 24 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका है। उसमें जैसा कि आप लोगों को गद्यांश दिया गया था, तो उस गद्यांश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अपव्यय का अर्थ बताना है। तो अपव्यय का अर्थ क्या होगा? जैसा कि आयोग ने इसमें जो आंसर सही माना है वो है ए। तो आज आप सभी लोग जानते हैं कि अपव्यय का अर्थ होगा फिजूल खर्च, यानी जो फिजूल खर्च करता है उसे क्या कहेंगे? अपव्यय, फिजूल खर्च को। और इसी का जो अपव्यय में ये फिजूल खर्च है, इसी का समानार्थी है अधिक खर्च करना, ये हो जाएगा इसी का समानार्थी। तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रखा है। तो अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन नंबर सी को जाके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि यहाँ पे अपव्यय का समानार्थी ये जो फिजूल खर्च है इसका समानार्थी अधिक खर्च भी है। और आप लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन की आपत्ति दर्ज करा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें दिया हुआ है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने ए ऑप्शन को बताया है। ए ऑप्शन सर्वत्र अर्थात सब जगह। तो इसका हो जाता है हमारा स्थिति बोधक। ये कैसा हो जाएगा हमारा? स्थिति बोधक। सर्वत्र कैसा शब्द है? स्थिति बोधक। और अगर हम यहीं पे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है अपने आंसर पेपर में, उन लोगों को ये जो पीछे शब्द दिया गया है, ये पीछे शब्द भी जो है हमारा स्थिति बोधक की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे कि आप किसी की स्थिति, वो किसी भी चीज़ में बहुत पीछे रह गया तो ये उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पीछे शब्द को भी स्थिति बोधक बताकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? जो पृथ्वी का एल्बिडो, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एल्बिडो शब्द है इसका क्या अर्थ है। एल्बिडो का अर्थ होता है कि जो सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं इनके प्रभाव की वजह से। इसमें से कौन सा प्रभाव हो सकता है? एक तो हो सकता है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए उन्होंने करेक्ट माना है। बादल छा जाने से जो सूर्य की किरणें हैं या मेघाच्छादन जो हो जाता है, जो बादल घने छाए हुए रहते हैं उसकी वजह से जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा कारण ये भी है, वायुमंडल में धूल के कणों से
जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं वो भी इसको जो सूर्य की किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने में रोकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये जो इसमें दिया हुआ है वायुमंडल में धूल के कणों से, आप लोग इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।